Welcome to our channel Master of Social Work. If you are new, please subscribe and join our community. This channel is dedicated to providing information on social work, NET JRF and PhD programs. For the latest updates, join our Telegram and WhatsApp channels and follow us on Facebook and Instagram. Let's begin. तो रिसर्च के बारे में हम बात करेंगे। रिसर्च को कुक ने अपने शब्दों में रिप्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने आर को डिफाइन किया था रैशनल वे ऑफ थिंकिंग से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो शोधकर्ता है या जो शोध है उसमें जो प्रक्रिया चल रही है उसमें व्यक्ति को विवेकपूर्ण ढंग से सोचना चाहिए। उसमें अपने जो इमोशंस हैं उसको वो अलग रखेगा, वो उस घटना को, उसके पीछे के तर्क को समझने की कोशिश करेगा और उस घटना या उस विषय या मुद्दे को समझकर वो उसके सॉल्यूशन पे काम करेगा, है ना। तो विवेकपूर्ण ढंग से सोच आपकी होनी चाहिए, जो सोचने का तरीका है। फिर ई जो होता है वो शब्द एक्सपर्ट और एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट की बात करता है, मतलब कि जो भी रिसर्च किया जा रहा है उसमें विशिष्टता आपकी होनी चाहिए और व्यापक होना चाहिए। मतलब आप रिसर्च कर रहे हो तो वो ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटी सी चीज़ पे रिसर्च कर लिया और वो आप पर्सनल अपने लिए कर रहे हो। ऐसा रिसर्च आप करो कि वो बाकी लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो या उसको हम व्यापक तौर पे लागू कर सकें, है ना। या वो जो समस्या है उस समस्या को मतलब बड़े स्तर पर सॉल्व कर सके, उसका सॉल्यूशन ढूंढ सके, है ना। ठीक है। फिर आता है एस, जिसपे सर्च द सॉल्यूशन होता है, मतलब वहाँ पे समाधान को ढूंढने की कोशिश की जाती है। रिसर्च आप या शोध आपका तभी सही माना जाएगा जब आप किसी समस्या का समाधान कर रहे होंगे या किसी घटना की घटित होने की जो प्रक्रिया है उसके पीछे का कारण क्या है, उसको कैसे सही किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को बताएंगे तो वो माना जाएगा कि आपने एक अच्छी रिसर्च की है और आप उसको रिसर्च में ध्यान में रखा जाएगा कि वो रिसर्च है। आप कुछ भी उठा के अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करने लगे जिसका कोई तर्क नहीं है, सिर्फ आप अपने मतलब पर्सनल बेनिफिट के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसको रिसर्च नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिर आपका आता है एग्जैक्टनेस। इसमें सटीकता होनी चाहिए। जो भी चीज़ें आप रिसर्च में, जो भी सर्वे या जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जिस तरीके से आप चीज़ों को बता रहे हो, उसके बारे में जो स्टडी कर रहे हो, उसमें आपकी सटीकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। आप फैक्ट को चेक करेंगे कि उसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं, किस तरीके से क्या है, सारी चीज़ों को समझना होगा। फिर आपका आता है एनालिसिस। एनालिसिस ज़रूरी है जब भी हम किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। तो हम उसमें अपना जो भी तर्क होता है, जो उसके पीछे की जो कारण होते हैं, है ना, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई कोई घटना घटित हो रही है, उसके पीछे का क्या कारण है, क्या चीज़ें इम्पैक्ट डाल रही हैं, कैसे हम इस जो कारण है उसको कैसे हम सही कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करते हो ना किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये आपका शामिल आ जाता है। इसके बाद आपका आता है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि कोई भी जो तथ्य है, वहाँ पे फैक्ट्स का मतलब तथ्य होगा। तो जो भी फैक्ट्स हैं, कोई भी घटना घटित हो रही है, किसी भी चीज़ के बारे में आप कोई चीज़ें देख रहे हो कि अधिकतर मतलब कोई भी मुद्दा हो सकता है वो समाज का, कि किस तरीके से कोई घटना घटित हो रही है, उसके पीछे का जो कारण है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है चीज़ों को, तो वो आप वहाँ पे रिलेशनशिप देखोगे, है ना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप वहाँ पे फाइंड करोगे। इसके बाद आपका आता है सी से आता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड आपका कंडेंस्ड जनरलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि आप जब भी शोध कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे, है ना। आप चीज़ों को सही ढंग से देखने की कोशिश करेंगे। उसमें आप केवल अपना दृष्टिकोण नहीं डाल रहे होंगे, आप उसको सही तरीके से अध्ययन करेंगे, देखेंगे चीज़ों को। वहाँ इमोशंस को आपको साइड में रखना होगा और उस घटना या विषय वस्तु जो भी आपका है या जो मुद्दा है, जिस चीज़ पे आप शोध कर रहे हो, आप उसको अच्छे से अवलोकन करोगे, है ना। केयरफुल प्लानिंग करेंगे आपकी, आपको किस तरीके से रिसर्च करना है, क्योंकि बिना प्लानिंग के अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं तो वो अस्त व्यस्त हो जाएगी और आपका जो रिजल्ट जिसके लिए आप करना चाहते हैं, मतलब आपका जो मोटिव है उस रिसर्च को करने का, वो भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप अपना जो सही दिशा में जा सकें। उस रिसर्च को क्यों करना चाहते हैं, क्या बजट होगा, कैसे तरीके के आपके टूल्स होंगे, है ना, क्या रिसर्च डिज़ाइन होगा, ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग उसमें आ जाएगी। और आपका कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, और ऐसा होगा कि आप जो भी चीज़ें बना रहे हो या जो रिसर्च कर रहे हो उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या उसको जनरलाइज किया जा रहा है, क्या उसको लोगों पर लागू कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होंगी, तभी ये माना जाएगा। अब आप किसी एक व्यक्ति पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपने उसका जनरलाइज आप सब पे नहीं कर सकते हो, है ना। तो ऐसे तरीके से आपको रिसर्च करनी है कि उसको आप व्यापक तौर पे लोगों पर लागू कर सको। और ये ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती करना होगा, आपको इस तरीके से अध्ययन करना है कि सारी चीज़ों को आप समझ सको बेहतर ढंग से, ठीक है। फिर आपका आता है एच, जो कि ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर आप एक रिसर्चर हैं, आप शोधकर्ता हैं, तो आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए और हार्ड वर्किंग ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हो रिसर्च की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है। उसमें आपको सारी चीज़ों को बहुत ढंग से और बहुत ही सही तरीके से करना होता है। आप सिर्फ रिजल्ट लाने के लिए उसमें आपकी रिसर्च में कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते हो। उसमें आपको मेहनत भी लगेगी और आपको ईमानदारी से सारी चीज़ों को करना होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके रिसर्च में हैं, तो उसे रिसर्च माना जाएगा, है ना। अगर इसमें से कुछ मिसिंग है, तो आप उसे रिसर्च नहीं कहोगे। ये आपको यहाँ पर
हिंदी में भी मिल जाएगा, हिंदी जो हमारे लर्नर्स हैं वो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्रेसवेल थे, उन्होंने भी रिसर्च का अपना एक डेफिनेशन बताया है कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें सूचना एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए कदम उठाए जाते हैं ताकि हमारी किसी विषय या मुद्दे की समझ में वृद्धि हो। इसका क्या मतलब हो गया कि मतलब रिसर्च एक प्रोसेस है। हमने अभी देखा ना कि सारी चीज़ें ये शामिल होती हैं। तो अगर हम कोई भी रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमें प्लानिंग तो करनी होगी ना। हमें अपना क्षेत्र जो है रिसर्च का क्या होगा वो डिसाइड करना होगा, क्या प्रश्न है, किसका उत्तर हम ढूंढना चाह रहे हैं, किस तरीके का प्रश्न है, ये सारी चीज़ें तो हम प्लानिंग करेंगे ना। तो ये एक प्रोसेस होगा हमारा, कुछ स्टेप्स होंगे उसमें, जिसमें हम जाएँगे, लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमें कोई भी चीज़, अगर कोई भी प्रश्न है जिसका हमें हल ढूँढना है या कोई भी विषय है जिसपे हमें कुछ करना है, तो हमें क्या है, लोगों का हमें डेटा चाहिए होगा उसके लिए ना। लोग किस तरीके से उस घटना को देख रहे हैं या जो समस्या है उसको किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है सारी चीज़ें। तो उसके लिए हमें कलेक्ट करना होगा डेटा, तो डेटा कलेक्ट करेंगे। अब डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे फिर हमें एनालाइज़ करना होगा कि किस तरीके से चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं लोगों के जीवन पे, उसका क्या असर पड़ रहा है। ये चीज़ें जब हम समझ लेंगे, तो फिर हमारा जो उस समस्या या उस विषय पर जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो बढ़ेगा, है ना? और जब ये सारी चीज़ें रिसर्च के दौरान आप जब रिव्यू लिटरेचर और बाकी प्रोसेस हम आगे देखेंगे, ये सारी चीज़ें आप जब कर रहे होगे, जब आपको उस जो समस्या है या जो विषय वस्तु है, उसके बारे में हमारा एक अपना समझ डेवलप होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, वो रिसर्च कहलाता है, ठीक है? ये कहा था क्रेसवेल ने, तो इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ये एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन या परिभाषा है, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है? फिर इसके बाद हम थोड़ा-सा जान लेते हैं कि भाई रिसर्च को किस तरीके से हम देखते हैं। तो कह सकते हैं कि रिसर्च एक प्रोसेस होता है, जैसा हमने अभी बात किया कि हम चेक करते हैं कोई समस्या है या कोई घटना है, कोई टॉपिक है जिस पे हम क्या चाहते हैं कि हम सही चीज़ों को जान पाएँ, है ना? उसके लिए वो जो समस्या है, उस समस्या का समाधान कर पाएँ। तो रिसर्च के दौरान ये सारी चीज़ें, उस समस्या का समाधान कर मतलब समस्या का चुनाव से लेके जो समाधान करने की प्रक्रिया होती है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जो मतलब एकत्रित कर रहे हैं, वो विश्वसनीय हो, सही तरीके से हम सही जगह से उसे कलेक्ट कर पाएँ, है ना? जो भी चीज़ें हैं, उसके हमारे पास उसके लिए एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी घटना को समझने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई घटना हो रही है और हमने उसको देख लिया और अपने हिसाब से चीज़ें नोट डाउन करके हमने डाल दिया, नहीं। हमें उससे जुड़े हुए लोगों से मिलना-जुलना होगा, उनसे कुछ क्वेश्चन्स पूछने होंगे या फिर जो भी होगा उसका ऑब्जर्वेशन करना होगा, वो आपका रिसर्च के दौरान ये सारी प्रक्रिया होगी, है ना? आपको एक एक अपना समझ विकसित करना होता है। एक आप पूर्वानुमान के तौर पे एक क्वेश्चन बना के अपने दिमाग में चलेंगे कि हाँ भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई समस्या दिख रही है समाज में, तो आप डायरेक्ट उस पे काम करना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। अब क्योंकि किसी भी समस्या के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं और बहुत बड़ा फ़ील्ड होता है, तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम किसी घटना के किसी एक पहलू का अध्ययन करें, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो हम अस्त-व्यस्त हो जाएँगे और हमारा जो मेन एम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपना एक पूर्वानुमान एक अपना रखें या एक स्टेटमेंट बनाएँ या अपने मन में एक, आपको ज़रूरत है कि आप एक व्यवस्थित जो प्रश्न है, वो आपके रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आप सही दिशा में काम कर पाएँगे। वरना जब आपका दिशा ही नहीं निश्चित होगा या आपका प्रश्न ही नहीं होगा कि आप ढूँढना क्या चाह रहे हैं, तो आपके लिए रिसर्च या अनुसंधान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में आपका ज़रूरी है कि आप एक अपने हिसाब से बना लें। उसके बाद जो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आपका एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, है ना? उस ज्ञान के अर्जन के लिए। क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच में हमें सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से मिलती हैं, जो कुछ स्टेप्स होते हैं हम उसको फ़ॉलो करते हैं, है ना? जो सही तरीके से चीज़ें होती हैं हम उसको ऑथेंटिक तरीके से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और हमारे पास फैक्ट्स होते हैं उसको प्रूव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जब भी हम कोई अपना अध्ययन कर रहे हैं, अपना कोई शोध कर रहे हैं, ठीक है? यही सारी चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे हमारे मन में एक प्रश्न ज़रूर होना चाहिए, जिस दिशा में हम काम करना चाहते हैं उससे संबंधित, उससे जुड़े हुए जो सही कह सकते हैं जो डेटा इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से एकत्रित किया जाए। वहाँ पे इसका ध्यान रखा जाए कि हम वहाँ पे कोई भी लापरवाही ना करें, सही ढंग से उस प्रॉब्लम से जुड़े हुए लोगों से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करें और वो जो नॉलेज हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो जो व्यक्ति है या जो समस्या है उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में वो हेल्प करें। हम सिर्फ़ इसी तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें हमारे जो काम है, जो हमारा शोध है, जो अनुसंधान है, ये इसको रिलायबल बनाएगा, ऑथेंटिक बनाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों का। हम हवा में कोई भी रिसर्च या अनुसंधान नहीं कर सकते हैं, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होगा। ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं हमारे कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना होता है, जैसे कि ये सारी चीज़ हमने डेफिनेशन समझी। अब इसको हम देख लेते हैं कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स में समझने के लिए कि क्या रिसर्च है ना? तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमने कहा ना कि हमारे दिमाग में कोई, अब हमने कोई समस्या देखी है, उस समस्या को देखने के बाद हमारे दिमाग में कोई प्रश्न आता है कि भाई ये चीज़ क्यों घटित हो रही है ना? अब ऐसे अचानक से तो नहीं हो जाएगा। अब
जो न्यूटन थे उनके साथ भी तो यही हुआ था। उनको ऐसा थोड़ी ना था कि वो अचानक से उनको ज्ञान अर्जन हो गया, नहीं, उनके दिमाग में ये चीज़ आई जब उन्होंने देखा कि भाई जो सेब है वो जो पेड़ से है वो नीचे की तरफ गिरता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता है। तभी तो उनके दिमाग में कुछ आया, भाई ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, एक सवाल उनके दिमाग में आया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन किया है ना, ये प्रोसेस में उन्होंने पता करने के लिए। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में भी कोई प्रश्न आता है, कोई घटना घटित हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हम एक इंक्वायरी मोड में जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी घटना के बारे में जानने के लिए कि कोई पर्टिकुलर घटना क्यों घटित हो रही है, उसकी दर क्यों ज़्यादा है, या जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ना। इसके बाद आपका होता है कि ये सिस्टमेटिकल होता है और मेथोडोडिकल होता है। अब भाई ये क्यों ज़रूरी है? अब ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अगर ऐसे बिना किसी सिस्टम के या बिना किसी मेथड के कुछ भी करेंगे तो क्या वो चीज़ ऑथेंटिक होगी? आप गए, आप अब आपको कोई समस्या दिख रही है ना? आपने समस्या को देखा, अब आप जाते हो और ऐसे ही रैंडम लोगों से डेटा कलेक्ट कर लेते हो। अब वो लोग उससे रिलेटेड हैं या नहीं? वो जो आपका डेटा कलेक्ट करने का तरीका है, वो क्या वो उससे रिलेवेंट है या नहीं? क्या ऑथेंटिक तरीके से वो चीज़ें की गई हैं या नहीं? प्रोसेस जो है, वो सही ढंग से किया गया है या नहीं? अगर ये चीज़ें मिसिंग हैं, तो वो रिसर्च नहीं कहलाएगा, क्योंकि किसी भी समस्या या किसी भी विषय के बारे में जब आप अध्ययन करने जाएँगे, तो रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके पहले की जो चीज़ें वहाँ पे पहले जो अनुसंधान किए गए हैं, अध्ययन किए गए हैं, आप उनको भी एक बार देखें। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ सेम चीज़ जो हो चुकी है, आप उसी पे करने जा रहे हो। तो भाई, तो ये तो समय, पैसा और आपका मतलब टाइम वेस्ट है, सब कुछ। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो रिसर्च करने का वो नहीं कहलाएगा। तो इसलिए सिस्टम का ज़रूरत है कि आप वो प्रोसेस और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है कि आपका इनकरेज करता है नॉलेज को, ये आपके जो ज्ञान है उसको बढ़ाता है। तो ये इंक्रीज करेगा आपका जो भी नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, क्योंकि आप जब कहीं पे जा रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो आपका ज्ञान वृद्धि हो रहा है ना उस क्षेत्र में। तो ये होता है, और साथ ही साथ आपका जो रिसर्च होगा वो उस फील्ड में आपका बाकी लोगों के लिए भी नॉलेज बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और हमने बात की थी कि साइंटिफिक मेथड होता है, सिस्टमैटिक सारी चीज़ें होंगी, है ना। ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन होगा, जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। भाई, कोई भी अगर हम इस प्रकार का कुछ स्टैटिकल कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उस डेटा का क्या मतलब निकल रहा है। अब देखिए, आम व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति के लिए जो उस फील्ड को पहले उसने नहीं देखा है, आप उसको डेटा वहाँ पे अगर प्रेजेंट कर देंगे टेबल के फॉर्म में, या ऐसे सिंपल आपने जो स्टैटिकल चीज़ें हैं उसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया, कि वो सबको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो रिजल्ट है उसका इंटरप्रिटेशन किया जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, और रिसर्च बेसिकली यही होता है कि आप किसी भी विषय वस्तु को देख रहे हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है उसका जो भी आप आंसर ढूँढ रहे हो, उसमें एक साइंटिफिक प्रोसेस होगा, जिससे कि जो भी आप जिस चीज़ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान जो अर्जन आप कर रहे हैं, तो वो सही तरीके से हो, और वो ऐसा नहीं हो कि रैंडम कुछ भी हो, है ना? सब कुछ जो हो सटीक और सही ढंग से हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और अगर ये प्रोसेस सारे फॉलो हो रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं कि ये रिसर्च है, ठीक है। तो सोशल रिसर्च क्या होता है? सामाजिक अनुसंधान। तो सोशल रिसर्च मेनली जो ह्यूमन बिहेवियर है ना? उसके ह्यूमन बिहेवियर के पीछे क्या कॉज़ है, उसका क्या इफ़ेक्ट है ना? इनका अध्ययन करते हैं, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ है, और समाज जहाँ पे आता है वहाँ आप जान लीजिए कि वहाँ तो मानव रहेगा ही रहेगा, क्योंकि भाई यही मानव जुड़ के ही तो समाज का निर्माण हुआ है। तो किसी भी घटना, कोई भी समस्या अगर सामाजिक समस्या है, तो मतलब वो सामाजिक समस्या का मेन जो इन्वॉल्व लोग होंगे वो होगा व्यक्ति, मानव, ठीक है। तो जो मानव समाज की हमने हमने बात की कि मानव जो होगा वो समाज में रहता है, तो भाई कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे मानव का जो व्यवहार होगा वो उसमें शामिल होगा। वो व्यवहार क्यों है, कैसे है, किस तरीके से वो व्यवहार व्यक्ति कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं, और ये बहुत ही नेचुरल होता है ना। कोई भी जो बिहेवियर है व्यक्ति का वो नेचुरल होता है, एक नेचुरल फिनोमिना के अंदर वो आता है। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मानव व्यवहार का अध्ययन करें, उसके पीछे क्या कारण है उसका अध्ययन करें। तो समाज का जो सामाजिक अनुसंधान होता है, इसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस है, ये उनसे थोड़ा-सा अलग है, लेकिन क्योंकि हमें सारी चीज़ों को, फैक्ट को ध्यान में रखना है, हम सिर्फ़ मानवीय जो हमारे इमोशंस होते हैं उससे लेकर उस चीज़ को नहीं चल सकते, है ना? उसका हमें हमें उसको सही फैक्ट को जानने के लिए, एनालाइज़ करने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं इसमें, कि कैसे जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, उसको मेज़र कैसे कर रहे हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर है, या उस डेटा का एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इसी में शामिल होती हैं। तो ये हमारा होता है सामाजिक जो शोध होता है या सामाजिक अनुसंधान होता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सोशल वर्क रिसर्च के बारे में। सोशल वर्क क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ है, तो हमारा जो भी रिसर्च होगा वो सामाजिक मुद्दों से जुड़ा होगा, सामाजिक समस्याओं से जुड़ा होगा, या समाज में कोई घटना घटित हो रही है, कोई विषय है, उसके बारे में हम इस रिसर्च में जो होगा शामिल करेंगे उसको। तो सामाजिक कार्य जो हमारा होता है, उसमें, अनुसंधान में, हम जो समस्या है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं,
जो विभिन्न प्रकार की अनुसंधान विधियां हैं उनका प्रयोग करके, है ना। अब इसको हम और डिटेल में पढ़ते जाएंगे आगे। अभी हम इसको समझ लेते हैं कि क्या यूज है इसका, ठीक है। इसके बाद कुछ मेथड्स और टेक्निक्स हैं जो सोशल वर्क की, वो किस तरीके से हेल्प कर रही हैं उसको हम कैसे समझेंगे। तो उसके लिए हम शोध की सहायता लेंगे, रिसर्च करेंगे कि हमारे जो टूल्स और टेक्निक्स हैं, जो विधि अपनाई गई है, क्या वो कारगर है और किस तरीके से कारगर है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जो सामाजिक कार्यकर्ता है ना। अब वो जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से ले रहे हैं, कोई प्रोग्राम है या कोई एजेंसी है, उनका जो जो भी चीज़ें हैं वो किस तरीके से समाज को इफ़ेक्ट कर रही हैं, है ना, किसी व्यक्ति को इफ़ेक्ट कर रही हैं, उसमें क्या नॉलेज इन्हेंस हो रहा है, वो सोशल वर्क के माध्यम से ही होगा। ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से सब कुछ इफ़ेक्ट करता है, हम वहाँ पे रिसर्च के माध्यम से अपना ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो भी टेक्निक्स या इंटरवेंशंस जो यूज कर रहे हैं हम किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए, उसमें रिसर्च के द्वारा हम देखते हैं क्या वो सारी टेक्निक्स और टूल्स या जो इंटरवेंशन हम कर रहे हैं वो कारगर है। अगर लगता है हमें कि हाँ, हमें कुछ नई चीज़ें ऐड करनी चाहिए, तो वो हम उसमें ऐड करेंगे। और ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी? ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ देख के किसी चीज़ को जान जाएंगे। तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में और विषय वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके माध्यम से हम सोशल वर्क रिसर्च अपना करते हैं। फिर आता है कि जो सोशल वर्क जो है, उसमें रिसर्च जो मुख्य रूप से भूमिका निभाता है कि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, है ना, फील्ड में या अपने जो भी जिस फील्ड के हैं, वो जिस क्षेत्र में वो कर रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिसेस सही तरीके से काम कर रही हैं, उनकी जांच कैसे करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, जो रिसर्च के माध्यम से ही संभव है। इसके अलावा सोशल वर्क के जो क्षेत्र हैं, उसमें जो सोशल वर्कर हैं उनकी जो कार्य क्षमता है ना, वो जो काम कर रहे हैं उसका इफेक्टिवनेस चेक करेंगे हम कि वो क्या सही ढंग से वो काम कर पा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता है, तो उसके लिए हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी कि भाई ये कार्यक्रम अगर हम कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो सारी स्किल्स या टूल्स टेक्निक्स हम सही तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर ये जब हम शोध करेंगे तो हमें पता चलेगा। शोध करने के बाद अगर हमें लगता है कि हाँ भाई, हमें ये चीज़ें भी सीखनी चाहिए या ये कुछ खास स्किल्स हैं या नॉलेज है जो हमें गेन करने की ज़रूरत है, तो वो हम सोशल वर्क रिसर्च के माध्यम से करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी ह्यूमनिस्टिक गोल्स होते हैं, है ना, मानवीय लक्ष्य हैं, उससे जो सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, उनको प्राप्त करने में भी हम सोशल वर्क रिसर्च का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोग्राम और प्रैक्टिसेज हैं, देखिए अभी जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चला रही होती है ना, इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, अब उनका सही तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं, लोगों को वो प्रभावित कर रहा है या नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप कैसे चेक करोगे? इसका यही माध्यम होगा कि आप रिसर्च करोगे। और सोशल वर्क हमेशा जो समाज से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड ये रिसर्च के माध्यम से ये सारी जानकारी इकट्ठी की जाती है, जिससे प्रोग्राम और जो प्रैक्टिसेज हैं उनको और बेहतर बनाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचाया जा सके। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो सोशल वर्क रिसर्च है, वो सोशल वर्क सेटिंग में किस तरीके के मेथड यूज करने हैं, है ना, क्या एप्लीकेशंस हैं, किस तरीके से सब कुछ होगा, ये सारी चीज़ें भी जो सोशल वर्क रिसर्च होता है उसमें शामिल होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो सोशल वर्क में हमें रिसर्च में ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं सोशल वर्क की जो दी गई हैं, जिसमें से जो पहली परिभाषा हम देख लेते हैं कि सोशल वर्क रिसर्च जो है, इसके बारे में कहा गया है, सोशल वर्क रिसर्च इज द सिस्टमेटिक क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्वेश्चंस इन द सोशल वेलफेयर फील्ड विद द पर्पज ऑफ यील्डिंग आंसर टू प्रॉब्लम ऑफ सोशल वर्क, एक्सटेंडिंग एंड जनरलाइजिंग सोशल वर्क नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जो सामाजिक कार्य अनुसंधान है, वो जो सामाजिक कल्याण का क्षेत्र है, उसमें जो प्रश्न है, प्रश्न का मतलब हमने क्या कहा था कि जब भी हमारे दिमाग में कोई ऐसा कुछ किसी इवेंट को हम देख रहे हैं, कोई घटना घटित हो रही है, समाज में कोई बुराई हमें दिख रही है, कुछ भी है समाज से जुड़ा हुआ है, जब हम कोई देखते हैं, कुछ हमें लगता है कि इसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी है, तो हम अपनी जो रिसर्च है उसको सही दिशा में जाए और वो समय बर्बाद ना हो, इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम उसको एक प्रश्न के रूप में उसको हम प्रश्न के रूप में बना लेते हैं, ताकि हम उसका उत्तर ढूंढ सकें। तो ये हमें सही दिशा में हमारी रिसर्च को जाने में मदद करता है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई घटना घटित हो रही है कि मान लीजिए यही है कि बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं स्कूल से, तो ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन हम कुछ बना लेते हैं कि क्यों कर रहे हैं या किस कारण से कर रहे हैं, कुछ हमने एक टेंटेटिव एक अपना सॉल्यूशन बना लिया या कोई एक क्वेश्चन फॉर्म कर लिया, फिर उस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते हैं इस रिसर्च के माध्यम से, है ना। अब जब ये सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, जब इस प्रॉब्लम के बारे में अध्ययन करेंगे, तो
हमें सिर्फ उस प्रॉब्लम के अध्ययन करने से सिर्फ उसी का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता चलेंगी, है ना। जिस एस्पेक्ट को हमने नहीं ध्यान दिया होगा कि ये भी एक कारण हो सकता है इसकी समस्या का, या जो समाधान हमने नहीं सोचा होगा कि ये भी समाधान हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमें इससे रिसर्च के माध्यम से मिलती हैं। तो ये इस प्रकार से ये परिभाषा सोशल वर्क रिसर्च को बताती है कि यहाँ पे हम जो सामाजिक कार्य हैं उससे जुड़ी जो धारणाएं हैं, जो ज्ञान है, उसको हम विस्तारित रूप से ग्रहण करते हैं और सामान्यीकृत कर पाते हैं। मतलब कि अगर कोई भी रिसर्च की फाइंडिंग्स आती हैं तो हम देखेंगे कि फाइंडिंग्स जो होंगी वो ज़्यादातर लोगों पर लागू हो रही होंगी, तो वो हमारा रिसर्च कहलाएगा। ठीक है, ये दिया था ये परिभाषा दिया था जेनविव जो डब्ल्यू कार्टर थे उन्होंने। ठीक है, तो ये एक परिभाषा है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। ठीक है, फिर दूसरी परिभाषा जो है उसमें कहा जाता है कि सोशल वर्क रिसर्च ऑल्सो डील्स विद प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स, सोशल वर्क एजेंसी एंड कम्युनिटी in its concern with social work function. In other words, in social work research, the problem to be investigated are always found in course of doing social work or planning to do it. ये दास गुप्ता ने दिया था 1968 में। तो इस परिभाषा के अनुसार इनका ये कहना था कि सामाजिक कार्य अनुसंधान है, ये जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स होते हैं या जो एजेंसीज होती हैं जो सोशल वर्क से जुड़ी हुई हैं या कम्युनिटीज़ जो हैं, इनसे जुड़ी हुई जो प्रतिदिन जो उनकी डेली लाइफ की जो समस्याएं होती हैं, जो सोशल इश्यूज होते हैं, ये उनके संबंध में होता है। जो सामाजिक कार्य अनुसंधान होता है ये इन समस्याओं को इन्वेस्टिगेट करता है, जांचता है, मतलब इनका अध्ययन करता है और जो प्रक्रिया इसमें शामिल होती है उसके बारे में पता करता है। फिर इससे जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं वो उसका निर्माण करता है ना। जैसे कोई समस्या आई तो उसको समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ आप योजना बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, ये सोशल वर्क रिसर्च में करते हो। तो ये दूसरी परिभाषा इस तरीके से बताती है। तो जो ये रिसर्च है इसके माध्यम से हमें समझ में आ गया, जो सोशल वर्क रिसर्च है इन परिभाषाओं के माध्यम से हमें एक ही चीज़ समझ में आई है कि जो सोशल वर्क रिसर्च होता है ये एक इन्वेस्टिगेशन होता है। किसी क्वेश्चन, प्रश्न या समस्या का समाधान हम ढूंढ रहे होते हैं, है ना। किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं, किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है ताकि हमें सही फैक्ट और सही फाइंडिंग्स मिल सके, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। सोशल वर्क से जुड़े जो भी चाहे वो किसी व्यक्ति से जुड़ी समस्या हो या सोशल वर्कर से जुड़ी समस्या, किसी एजेंसी, कम्युनिटी, वो मतलब जो भी सामाजिक तौर से जो लोग समाज से जुड़े हुए हैं उनकी समस्याओं को हल करने का एक प्रोसेस है ये, है ना। और इसमें आप जब ये प्रोसेस करते हो तो आप इन समस्याओं का तो हल पाते ही हो, साथ ही साथ आपके अंदर कुछ नए नॉलेज की वृद्धि होती है, नया ज्ञान मिलता है, नई टेक्निक्स का पता चलता है, और आप इन समस्याओं को हल करने के लिए व्यापक रूप से आप लोगों पर जो समस्याओं का जो समाधान आपने ढूंढा है, जो फाइंडिंग्स ढूंढी है, वो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों पर आप लागू कर पाते हो। तो ये डेफिनेशन का पूरा हमारा एक सार है। अब सोशल वर्क रिसर्च क्या है, इसको हम जितने हमने परिभाषाओं को समझा यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसको अगर हम पॉइंट्स में समझेंगे तो क्या होगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है गेन फैमिलियरिटी विथ अ न्यू फिनोमिना और डेवलप न्यू इंसाइट इनटू अ फिनोमिना। मतलब किसी भी घटना, जो घटना घटित होती है, उस घटना को समझने के लिए, उस घटना को अध्ययन करने के लिए एक नए दृष्टिकोण का विकास करते हैं हम सोशल वर्क रिसर्च के माध्यम से। इसके अलावा जो भी पहले से जो ज्ञान है उस क्षेत्र में, मतलब जो भी नॉलेज है, जैसे कि स्कूल ड्रॉप आउट पे कोई रिसर्च करने जा रहा है ना। तो अब प्राइमरी स्कूल के बच्चे क्यों ड्रॉप आउट करते हैं, उससे रिलेटेड किसी एक मुद्दे पे वो काम करने जा रहा है, तो वो देखेगा कि भाई पहले भी तो क्या इस फील्ड में रिसर्च हुई है। फिर वो देखेगा कि हाँ, अगर रिसर्च हुई है तो क्या चीज़ है जिस पर अभी तक, जिस क्षेत्र में अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है, शोध नहीं किया गया है। तो यहाँ पे वो रिव्यू करता है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको समझता है। तो ये सोशल वर्क रिसर्च के माध्यम से आप करते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है इन्वेस्टिगेट एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। जो भी समस्या मौजूद है उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करते हो, है ना। उसको इन्वेस्टिगेट करते हो, उसको अध्ययन करते हो ताकि आप उस समस्या का अध्ययन कर समाधान कर सको। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो, है ना, समस्या का समाधान ढूंढते हो। रिसर्च हम क्यों करते हैं? रिसर्च ऐसे तो नहीं कि कुछ मन कर दिया कि भाई आज हमें रिसर्च करनी है, हम उठ के चल दिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई समस्या होगी तभी तो रिसर्च करोगे, और कोई भी संस्था आपको क्यों फंड करेगी या आप क्यों कहीं पर भी जाओगे? कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी तभी ना। तो ये सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम हो जाएगा आपका। फिर एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इशूज़, जो अधिकतर जो समस्याएं जो होती हैं, जो जिससे अधिकतर लोग प्रभावित होते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हो, आप एनालाइज करते हो रिसर्च के माध्यम से। और ये सिर्फ सोशल वर्क रिसर्च में नहीं, ये सभी में लागू होता है। तो ये एक जनरल ही चीज़ है यहाँ पे। फिर कंस्ट्रक्ट और क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर और सिस्टम। देखिए, अब जब आप समस्या का समाधान करने के लिए जा रहे हो तो आप उसका अध्ययन करोगे तो कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। अब उन नई चीज़ों का जब आपको पता चलेगा तो आप वो जो नया बदलाव है या नई चीज़ें हैं आप उनको क्या करोगे, निर्मित करोगे, और उनको कोशिश करोगे कि
जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें उन्हें शामिल कर सको, ताकि वो जो समस्या जिससे ज़्यादातर लोग प्रभावित हो रहे हैं वो समस्या को समाप्त किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा जनरेट न्यू नॉलेज। अच्छी बात है ये कि जब आप कहीं पे भी जाओगे, आप अध्ययन करोगे, रिव्यू करोगे, लोगों से मिलोगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं था, बट इस दौरान वो चीज़ें आप समझ पाओगे। तो ये टोटल सोशल वर्क रिसर्च क्या है, हमने कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा है, आप इसको समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये आपके लिए जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सोशल वर्क रिसर्च से रिलेटेड आपके पेपर में, तो आप इनको बेहतर तरीके से आंसर कर पाओगे। तो चीज़ों को बारीकी से समझिए, इसलिए मत समझिए कि सिर्फ एग्जाम पास करना है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा आगे के लिए भी जब आप रिसर्च करोगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोसेस जो होता है सोशल वर्क रिसर्च में, वो क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सोशल वर्क रिसर्च। तो देखिए, रिसर्च का अपना एक स्टेप होता है जिसको हम डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए हम इतना समझ लेते हैं, जो प्रोसेस होता है सोशल वर्क रिसर्च का, ये शुरू होता है कि जब भी कोई सोशल वर्कर होगा या रिसर्चर होगा, वो सबसे पहले किसी समस्या से जुड़ी हुई जो भी गोल होगा वो अपना आइडेंटिफाई करेगा। मतलब जैसे आप समाज में हो तो आपको रिसर्च क्यों करना है, उसके बारे में आप कैसे अवेयर होते हो। जब आप देखते हो कोई घटना घटित हो रही है, आपके दिमाग में है कि ये समस्या एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है या ये समस्या क्यों हो रही है, आपके दिमाग में हज़ारों सवाल आते हैं, लेकिन आप हज़ारों सवाल को एक साथ आंसर नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में आप एक अपना लक्ष्य बनाते हो कि हाँ, मुझे इस पर्टिकुलर जो समस्या है, समस्या का पर्टिकुलर ये क्षेत्र जो है उसको मुझे देखना है, उसके बारे में मुझे पता लगाना है, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है रिसर्च। तो आप उसको एक आइडेंटिफाई कर लेते हो अपना। ठीक है, इसके बाद जो भी समस्या आपकी होती है उससे जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कोई क्लाइंट है उससे जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे अब, या कोई समस्या है तो उस समस्या का अध्ययन करने के लिए आप ऐसा तो नहीं करोगे ना डायरेक्ट आप सॉल्यूशन पे काम करने लगोगे। तो इसके लिए क्या करोगे, आप उस समस्या का अध्ययन करोगे। तो आप एक असेसमेंट होगा, नीड असेसमेंट, कि क्या आवश्यकता है, क्या उस समस्या का क्या कारण है, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए आपको नीड असेसमेंट का प्रोसेस करना होगा। आपने आइडेंटिफाई किया अपने प्रॉब्लम को पहला, इसके बाद हमारा आता है नीड असेसमेंट। जैसे आपने किसी समस्या का चुनाव कर लिया कि ये समस्या है, ठीक है, आपके मन में जो प्रश्न है कि ये क्यों पर्टिकुलर कोई समस्या है, ये क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उसके पीछे क्या कारण है, आपने उसको समझने के लिए एक चीज़ कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे नीड असेसमेंट करोगे, क्योंकि देखो समस्या जो होगी वो एक बड़ा क्षेत्र होगा, है ना। आप किसी भी समस्या को देखते हो तो वो बड़ा क्षेत्र होता है, लेकिन पर्टिकुलर मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, उसकी कोई समस्या है एक, लेकिन एक्चुअल क्या समस्या है उसको अध्ययन करने के लिए आप नीड असेसमेंट करोगे। तो इसके लिए आप उस पर रिलेटेड जो भी आप रिव्यू होगा, लिटरेचर रिव्यू हो गया या उससे जुड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप बात करोगे तो चीज़ों को समझोगे, है ना। तो नीड असेसमेंट आप यहाँ पे करोगे एक्चुअल प्रॉब्लम को समझने के लिए। फिर आपका आएगा सिलेक्शन ऑफ सोशल वर्क डिजाइन। सोशल वर्क रिसर्च डिजाइन में आप क्या करोगे कि जो समस्या है उससे जुड़े हुए जो भी टूल्स हैं, क्या आप टूल्स यूज करने वाले हो, आप डेटा किस तरीके का लेने वाले हो, और वो डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा, रिसर्च करने का क्या आपका मेथड होगा, है ना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिसाइड करोगे। आपका पॉपुलेशन जो है, जो सैम्पल साइज है वो कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप डिसाइड करते हो। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्री इंटरवेंशन मेजरमेंट। यहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करते हो उस कम्युनिटी में जाके जहाँ से आपको वो काम करना है ना। मतलब वो समस्या का समाधान करना, वहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया, फिर आप उसका मेजरमेंट करोगे कि क्या क्या उसका क्या फाइंडिंग्स हैं, कैसे हैं, वो चीज़ें आप समझोगे। उसके बाद आप देखोगे जो आपने फाइंडिंग्स या जो सॉल्यूशन आपने देखा है उसको आप यहाँ पे फिर इंट्रोड्यूस करोगे उस कम्युनिटी पे, है ना। उनके ऊपर उसका देखोगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, आप उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे। फिर जब इंट्रोड्यूस करने के बाद आप देखोगे कि आपने जब इम्प्लीमेंट कर दिया उस इंटरवेंशन को, तो आप देखोगे कि उस इंटरवेंशन का क्या प्रभाव पड़ा है। समस्या का समाधान करने के लिए सिर्फ हम ऐसे सॉल्यूशन ढूंढ के किसी को दे तो देंगे नहीं, अब वो सॉल्यूशन काम कर रहा है या नहीं ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एसेस करोगे, इंटरवेंशन करोगे, वहाँ पे फिर आप डेटा कलेक्ट करोगे जिन लोगों के लिए आपने वो सॉल्यूशन ढूंढा है ना। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा असेस द इंटरवेंशन इफेक्ट। यहाँ पे भी आप डेटा कलेक्ट के द्वारा ही करोगे। तो ये सोशल वर्क रिसर्च का जो ये पूरा प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन काफ़ी कारगर होता है। ठीक है, अब आता है कि इसके स्कोप क्या है सोशल वर्क रिसर्च के। देखिए, आप रिसर्च कर रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे ना कि इसके कुछ स्कोप होंगे, क्या फ़ायदा है इस रिसर्च का, लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है या कहाँ पे ये कारगर है। तो ये आपका कुछ अलग अलग प्रोफेशंस से रिलेटेड जो आपके होते हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ में हो गया, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी या प्रोग्राम चला रही है जिससे हेल्थ से रिलेटेड है वो, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या सब तक वो सर्विसेज पहुँच रही हैं, ये सारी चीज़ें आप कम्युनिटी हेल्थ में देखोगे। फिर आपका आता है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ।
चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर, यूथ वेलफेयर, एज्ड वेलफेयर, सब्सटेंस एब्यूज़ जिसमें आप जो मादक पदार्थ हैं उसका जो लोग सेवन करते हैं उसके उस पे जो अध्ययन करते हैं आप, वो आ जाएगा इसमें। फिर पॉवर्टी एलिवेशन आ जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन आ जाएगा, जुवेनाइल डेलिगेंसी आ जाएगा, फिर क्राइम एंड करेक्शन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, है ना। ये यहाँ पे आप देखोगे कोई भी समस्या होगी आप देखोगे कि क्यों हो रहा है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, विमेन वेलफेयर में देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, आप अध्ययन कर रहे हैं ना, किन महिलाओं के साथ ज़्यादातर होता है, किस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अध्ययन करोगे, उसका फिर सॉल्यूशन क्या होगा, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने बनाई है क्या वो इम्पैक्टफुल हैं, उस तरीके से काम कर रही हैं या नहीं, इसके मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं अध्ययन करने के। तो ये सारी चीज़ें आपकी सोशल वर्क रिसर्च में आ जाती हैं। अब आगे के जो इसके जो पार्ट है हम उसको आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।